हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे मेटल्स नॉन मेटल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई सैम्पल पेपर में आए हुए हैं। विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन द प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस आर इलेक्ट्रोलाइट्स? इनमें से कौन से सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं? डाइल्यूट HCl, शुगर सॉल्यूशन, अल्कोहल एंड वाटर एंड लाइम वाटर। इन चारों में से जो भी होंगे हमें इन ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो डिसॉल्व होते हैं पानी में और प्लस वो आयंस में ब्रेक भी होते हैं। यानी इनमें से जो भी कंपाउंड आयंस फॉर्म कर सकता है सिर्फ वो इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, हालांकि अगर आप देखेंगे कि तो ये चारों के चारों ऑप्शन डिसॉल्व तो होते ही हैं पानी में, नो डाउट ये सब पानी में डिसॉल्व होते हैं, लेकिन शुगर सोल्यूशन और अल्कोहल आयंस में ब्रेक नहीं होता है। रीजन, दोनों ही कोवलेंट कंपाउंड है। कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं ये आयंस में ब्रेक नहीं हो सकते। आयनिक कंपाउंड ब्रेक हो सकते हैं। आयनिक कंपाउंड है डाइल्यूट HCl और लाइम वाटर। इसीलिए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट एंड फोर्थ, दैट इज बी ऑप्शन। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे टर्म्स का, इलेक्ट्रोलाइट सिर्फ डिसॉल्व करने को नहीं कहेंगे, आयंस में ब्रेक होना भी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवन दो रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, रेन वाटर को हम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर कहते हैं, तब भी वो एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर जो कि हमारे लैब्स में होता है वो एक इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। व्हाट इज द रीजन? ऑप्शंस देखते हैं। ये कहते हैं कि रेन वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है, या फिर रेन वाटर में ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर हैं, या फिर डिसॉल्व नाइट्रोजन या ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब अगेन सेम टॉपिक, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोलाइट का मतलब आयंस होने चाहिए। इनमें से आयंस कौन कौन प्रोड्यूस कर सकता है? ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर सकता, नाइट्रोजन प्रोड्यूस नहीं कर सकता, दोनों ही कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, दोनों ही शेयरिंग से डेवलप हो रहे हैं, तो ये दो तो कर ही नहीं सकते। अब बात करूं अगर मैं ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर की और हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का ऑक्साइड तो खुद वाटर ही है ना, तो वाटर तो ऑलरेडी है, डिस्टिल्ड वाटर में भी यही है फॉर्मूला, तो डेफिनेटली ये ऑप्शन भी नहीं है रेन वाटर के इलेक्ट्रोलाइट होने का। रेन वाटर इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि उसमें SO2 है, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ सल्फर डिसॉल्व्ड है। बात समझ आई? कोवलेंट कंपाउंड तो इलेक्ट्रोलाइट हो ही नहीं सकते। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, केबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। केबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का क्या काम होता है? इनका काम वायर्स से रिलेटेड होता है, इलेक्ट्रिक वायर्स। ठीक है, इन्होंने कुछ एलिमेंट्स को टेस्ट किया उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। वो एलिमेंट्स हैं W, X, Y एंड Z और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ये रही। हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसे वो डिस्कार्ड कर दें, यानी जिसको वो यूज ना करें। सबकी प्रॉपर्टी देखते हैं। W जो है वो मिलिएबल है, X मिलिएबल नहीं है, Y मिलिएबल नहीं है, Z मिलिएबल नहीं है। लेकिन केबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए अगर आप सबसे पहले किसी प्रॉपर्टी को जज करते हैं तो वो होनी चाहिए थी डक्टिलिटी, कि अगर किसी कंपाउंड में, किसी सॉरी नॉट कंपाउंड, अगर किसी एलिमेंट में वायर में कन्वर्ट होने की कैपेबिलिटी ही नहीं है तो फिर वो केबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में क्या काम आएगा। तो पहले तो हम डक्टिलिटी देखते हैं। W के पास डक्टिलिटी है और Z के पास है, X और Y तो वैसे भी नहीं है डक्टाइल, तो हम सबसे पहले तो X और Y को डिस्कार्ड करेंगे। हम X को और Y को क्या करेंगे, वेट, X को और Y को डिस्कार्ड कर देंगे। रही बात W और Z की, तो W इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करता है पर Z तो वो करता ही नहीं है। अगर Z इलेक्ट्रिसिटी ही पास नहीं करवा रहा तो तुम केबल यूनिट में क्या करोगे? यानी वो तीन चीजें जिन्हें आप डिस्कार्ड कर देंगे, जिन्हें आप यूज नहीं कर सकते, वो है X, Y एंड Z। आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीजन फॉर डिफरेंट बिहेवियर और फ्लोटिंग ऑफ मैग्नीशियम इन डाइल्यूट HCl। देखो, मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको याद होगा कि जहाँ पे हम मेटल ऑक्साइड्स और वाटर की रिएक्शन करवाते हैं वहां पे हमने ये चीज पढ़ी है कि मैग्नीशियम और कैल्शियम ये दोनों ही फ्लोट करते हैं। अब ये फ्लोट किस रीजन से करते हैं? ये इसलिए करते हैं क्योंकि जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है उसके बबल्स इनको फ्लोट करवा पाते हैं। ठीक है, दिस इज द रीजन, यही दो फ्लोट कर रहे हैं। हमसे ऑप्शन पूछा जा रहा है कि मैग्नीशियम इसलिए फ्लोट कर रहा है क्योंकि वो लाइटर है,
नहीं, नो, ऐसा कुछ नहीं है। मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है और उसी के कारण फ्लोटिंग होती है। यस। नेक्स्ट, बाकी दो में वो नाइट्रोजन और CO2 की बात कर रहे हैं, ऐसी तो कोई रिएक्शन ही नहीं है, तो ये ऑप्शंस वैसे भी गलत है। आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। नेक्स्ट, इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन when excess of acid is added to an alkali, salt and water are produced. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो सबको आती है, करेक्ट। लेकिन अब सवाल ये है कि यहाँ पे वो सिर्फ इतना पूछना चाह रहे हैं जो भी आपका सोल्यूशन बनेगा उसका नेचर क्या होगा। बहुत सारे बच्चे तो इस बात पे दिमाग लगा लेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन है तो ऑफ कोर्स न्यूट्रल प्रोडक्ट जो सॉल्ट बनेगा वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। योर आंसर मस्ट बी एसिडिक। व्हाई? क्योंकि इन्होंने यहाँ पे क्लियरली बोला है हमने एसिड लिया है एक्सेस में। अगर एसिड ज्यादा है, बेस कम है, तो फाइनली जो भी सॉल्ट बनेगा उसमें एसिडिक सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा, उसका पीएच एसिडिक पे शिफ्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्या कंडीशन दी है वो समझना है। न्यूट्रलाइजेशन पढ़कर न्यूट्रल पे टिक कर दोगे, गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, मेटल X रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl। एक मेटल X है जो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करता है। देखो मैंने ये रिएक्टिविटी सीरीज पहले ही लगा दी थी क्योंकि मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग याद कर लेंगे। बहुतों को याद होगी, जिसे याद नहीं है वो इसे याद करे क्योंकि MCQ आते हैं। अब आप इस MCQ को देखें जरा। ये कहते हैं कि एक मेटल X है जो डाइल्यूट HCl से रिएक्ट कर रहा है। एक छोटी सी रिएक्शन लिखते हैं। X अगर HCl से रिएक्ट करता है तो वो क्या बनना चाहिए, उसका एक सॉल्ट बनना चाहिए और हाइड्रोजन रिलीज हो जाना चाहिए। विच मीन्स इस मेटल में कैपेबिलिटी होनी चाहिए हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने की। करेक्ट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होनी चाहिए यहाँ पे। अब X हाइड्रोजन को डिस्प्लेस सिर्फ तब कर सकता है जब X स्ट्रॉन्ग हो। किससे? स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन। इसके लिए आपको इस रिएक्टिविटी सीरीज की जरूरत पड़ेगी। मेटल X रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl टू फॉर्म मेटल सॉल्ट प्लस गैस रिएक्शन, तो हम लिख चुके हैं आइडेंटिफाई X। तो अब बात यह है कि क्या कॉपर हाइड्रोजन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? आप ऐसे सोचिए, क्या कॉपर हाइड्रोजन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? तो रिएक्टिविटी सीरीज कह रहा है कि नो, कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। मर्क्यूरी डेफिनेटली लेस रिएक्टिव है। सिल्वर लेस रिएक्टिव है। एक अकेला जिंक है जो ये रिएक्शन कैरी आउट करवा सकता है। तो इफ यू डोंट रिमेंबर योर रिएक्टिविटी सीरीज, इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट, हाउ इज मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके इस चैप्टर से आता ही है वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है डिफरेंट कंपाउंड्स का। जैसे यहाँ पे इन्होंने आपसे मैग्नीशियम क्लोराइड के बारे में पूछ लिया है। इनडायरेक्टली दे आर जस्ट आस्किंग यू टू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप कैसे ड्रॉ करेंगे? ये जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 12 होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2,8,2, which means it has 2 electrons in its valence shell। 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। क्लोराइड, क्लोराइड के लिए अगर आप देखें तो Cl की जो एटॉमिक नंबर है ना, Cl का एटॉमिक नंबर है 7। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 287, यानी इसके पास लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है। मैं यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर देती हूँ। क्लियर? होगा क्या? होगा ये कि मैग्नीशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम के पास अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बाकी है देने के लिए, इसलिए हम एक और Cl को यूज करेंगे सिमिलर मेथड में। और अब फिर से हम मैग्नीशियम को शो ऐसे करेंगे कि इसने अपना एक और इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे दिया, बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या हुआ यहाँ पे कि Mg2+ हो गया और उसने 2 Cl को इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। फाइनल कंपाउंड क्या बनता है? MgCl2। इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करेंगे। एल्यूमिनियम क्लोराइड एक बहुत कॉमन कंपाउंड है, कैल्शियम क्लोराइड भी आ सकता है। आई होप क्लियर है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। व्हाई, नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन है, व्हाई डज द सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इस बारे में तो मैं कितनी बार बता चुकी, ये तीसरा क्वेश्चन है सेम टॉपिक पे। मैग्नीशियम क्लोराइड क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? क्योंकि मैग्नीशियम क्लोराइड आयंस में ब्रेक हो सकता है ना।
ऐसा हो सकता है कि जो मैग्नीशियम क्लोराइड है वो Mg2+ बन जाए और 2Cl- बन जाए। और अगर आयंस हैं, चार्जेस हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज? रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? Reactivity series is series of metals in decreasing order of their reactivity. ध्यान से सुनो और लिख भी लो। Reactivity series is the series of metals in decreasing order of their reactivity. कौन कितना reactive है उस according arrange है। How does the reactivity series of metal help in predicting the relative activities? Relative का मतलब कैसे पता चलता है कि कौन strong है, कौन weak है। तो आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि इन द रिएक्टिविटी सीरीज metals metals present at the top are a stronger one, which metals present at the lower block are the less reactive ones, and the stronger one can displace the less reactive metal. Simple. Okay, theoretical question था, कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना. You can write your concepts in your own language. The only thing you need to focus is your concept is clear. इंग्लिश पे इतना फोकस नहीं होता है साइंस का. आपका आंसर कंसेप्चुअल वाइज परफेक्ट होना चाहिए. एंड योर राइटिंग टीचर को समझ आ जाए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बी, सजेस्ट डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. आपको केमिकल प्रोसेस बताना है यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड फॉर मेटल्स इन द मिडल वन ऑफ द रिएक्टिव सीरीज. देखो, रिएक्टिविटी सीरीज पे जो मिडिल पे रहते हैं उनका एक्सट्रैक्शन कैसे होगा, वो ये पूछना चाह रहे हैं. ये सीधा सीधा एक्सट्रैक्शन वाले टॉपिक पे है जहां पे आप लोग जिंक के बारे में पढ़ते हो. तो ये कहते हैं कि आप किस तरीके से उसके ऑक्साइड से मेटल रिलीज करवाते हो. सिंपल, हम क्या करते हैं, हम करते हैं रिडक्शन विद कार्बन. कार्बन के साथ अगर आप इसको रिड्यूस करवा दोगे तो आपको वो मेटल मिल जाएगा. कैसे? ये हुआ कार्बन, ये बनेगा जिंक, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज, आपको मिल गया मेटल. तो वो आपसे एक्सट्रैक्शन का एक प्रोसेस पूछ रहे थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं. उसके बाद वो मिडिल वाले का पूछते हैं और फिर दे आस्क यू अबाउट द टॉप वंस. देखो, टॉप पे जो है, तो जो टॉप पर होते हैं जैसे कि सोडियम हो गया या मैग्नीशियम हो गया, इनके लिए तो हम वैसे भी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, राइट. इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टेन सॉल्ट, उनकी इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे और आपको मिल जाएगा. दोनों के लिए एक एक एग्जाम्पल के लिए बात हुई थी कि सपोर्ट योर आंसर विद वन एग्जाम्पल ईच. तो जिंक की रिएक्शन लिख के दिखा देंगे. यहाँ पे आप सोडियम वाली रिएक्शन लिख सकते हैं जो आपके बुक में है एट एनोड और एट कैथोड पे. क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. चेंज द पेन कलर, ये इतना विजिबल नहीं है शायद. Okay, now again, arrange the metals iron, magnesium, zinc, and copper in the increasing of their order of their reactivity. Increasing मतलब कम से ज्यादा. यहाँ पे सबसे कम reactive copper है, then you have iron, then zinc, and topmost is magnesium. तो इन्होंने कहा था इसे arrange करो, arrange कर दिया. What will be the two observation made by the student when iron fillings are added to copper sulfate solution? अगर आप आयरन के फिलिंग्स को CuSO4 के सोल्यूशन में डाल देते हो तो आपको क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे. देखो, जो भी चेंजेस होंगे वो तो मैं बता ही रही हूँ, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ना इस रिएक्शन को कंप्लीट करके फिर चेंजेस बताना. कि रिएक्शन को आप लोग एक्स्ट्रा में लिख देते. देखो, कम लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे, ज्यादा लिख दोगे थोड़ा सा, उससे मार्क्स नहीं कटेंगे. इसलिए रिएक्शन आप लिख के फिर चेंजेस बताना. दो चेंजेस जो मेजरली हो रहे हैं वो ये होता है कि अगर आपका ब्लू, अगर क्या, आपका जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ब्लू होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पेल ग्रीन में. और जो आपका आयरन होता है, इस आयरन पे कोटिंग हो जाती है रेडिश ब्राउन रस्ट की. तो रेडिश ब्राउन कोटिंग आ जाती है आयरन पे. बस ये दो मेजर चेंजेस देखने को मिलते हैं. ठीक है, ये चैप्टर 1 में भी है, ये चैप्टर नंबर 3 में भी है, यानी ये वाली पर्टिकुलर एक्टिविटी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, metal X is found in nature as its sulfide XS. एक मेटल X है जिसका सल्फाइड हमें नेचर में मिलता है. इट इज यूज इन द गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन आर्टिकल. और मुझे लगता है सभी बच्चों को हिंट मिल चुका है उस मेटल का. गैल्वेनाइजेशन में कौन इन्वॉल्व होता है? गैल्वेनाइजेशन में इन्वॉल्व होता है जिंक. क्योंकि बात गैल्वेनाइजेशन की हो रही है तो मैं आपको एक और टर्म याद दिला रही हूँ साइड बाय साइड. आपकी ही बुक में एनोडाइजिंग भी है.
इस एनोडाइजिंग को मत भूल जाना। एनोडाइजिंग एल्यूमिनियम की लेयर की होती है और जिंक का लेयर गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। तो दोनों प्रोसेसेस ध्यान में रखना। और गैल्वेनाइजेशन और एनोडाइजिंग में एक जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है कि गैल्वेनाइजेशन जब होती है तो आपको थिन लेयर लगानी होती है जिंक की, और एनोडाइजिंग के दौरान हम थिक लेयर लगाते हैं। दिस वाज एन एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट जो आपके क्वेश्चन में नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि ये फोकस मिलाना बहुत जरूरी है। खैर, अब क्वेश्चन पर आते हैं। ये कहते हैं कि वो जो मेटल है ना, वो गैल्वेनाइजेशन में यूज होता है। तो हमें पता चल गया कि जो भी आपका मेटल एक्स है वो क्या है, वो जिंक है। इनका पहला क्वेश्चन सॉल्व। अब वो कहते हैं कि इसकी सल्फाइड ओर को मेटल में कैसे बदलोगे। तो देखो, सल्फाइड ओर का मतलब क्या, आपको मिला ZnS। अगर जिंक सल्फाइड है तो इसका रोस्टिंग होगा या कैल्सिनेशन, इसकी होगी रोस्टिंग। करेक्ट। रोस्टिंग में हम करते हैं कि हम खुद से ऑक्सीजन देते हैं, बहुत सारा हीट देते हैं, और ये प्रोड्यूस करता है अपना ऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है जो रिलीज हो जाता है। देन आपको जो मिलता है जिंक ऑक्साइड, इसकी हम करवाते हैं कार्बन से रिडक्शन, अभी थोड़ी देर पहले देखी थी। जिंक प्रोड्यूस होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ये दो स्टेप की रिएक्शन वो आपसे पूछ रहे थे। ओवरऑल ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का हो गया। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द रीजन फॉर द फॉलोइंग। कुछ थोड़े से और क्वेश्चन बचे हैं, कर लेते हैं एक या दो बस। अब ये रीजंस पूछ रहे हैं, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था जिसमें इन्होंने 5 रीजंस पूछ लिए आपसे। वेरी इजी। इस टाइप के क्वेश्चन में 5 मार्क्स गेन करने बहुत आसान है, क्योंकि क्या है कि मान लीजिए आपको इसमें से कोई एक रीजन नहीं आया, तो एक ही तो नहीं आया, 4 तो आते थे। हर एक के लिए आपको 1 मार्क्स मिल रहा है। अब क्या है, चलो फटाफट से देखते हैं। फर्स्ट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये वाला टॉपिक मैंने मेरे स्टूडेंट्स को बहुत पर्टिकुलरली बोला है कि करके जाना है। मुझे लगता नहीं है कि सीबीएसई कोई भी एक साल उसने ऐसा मिस किया है जहां उसने एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में कोई क्वेश्चन ना दिया हो। कभी एमसीक्यू देता है, कभी रीजन में आ गया, कभी डायरेक्टली पूछ लेता है। तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड का टॉपिक आप लोग करके ही जाएंगे। ठीक है। नाउ यहाँ क्या रीजन है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा ऑक्साइड है जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है। ठीक है, बिकॉज इट रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एंड बेस। And remember, I'm not talking about any metal. I'm talking about an oxide of metal, that is aluminium oxide. One more example is zinc oxide. Just remember this. Okay. Next, an iron strip dipped in blue color sulfate, blue copper sulfate solution turns the blue solution pale green. Why? Because iron displaces copper. Iron displaces copper. Why? Because iron. What happened to my pen? Why? Because, wait. Why? Because iron is strong. Iron is stronger than copper. Okay. Next. Hydrogen gas is not evolved when most metal react with nitric acid. Another reason जिसे आप skip नहीं कर सकते. ठीक है. मेरा खुद का तो ऐसा particular intuition है that it will come. It will come in boards. मैं प्री बोर्ड्स की बात ही नहीं कर रही अब। तो बेसिकली जब नाइट्रिक एसिड से मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होता, मोस्टली मेटल्स में नहीं होता। नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है कि whenever a metal reacts with any acid, तो वो क्या करता है ना, वो एक रिएक्शन कैरी आउट करता है जिसमें हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है, साथ में सॉल्ट आता है रिस्पेक्टिव, बट मेजर अभी हाइड्रोजन है, कि हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता ही है। बट इन केस ऑफ नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3, आप अगर किसी मेटल के रिएक्शन करवा रहे हो तो ये सॉल्ट तो बना देगा, लेकिन साथ में वाटर रिलीज करता है, हाइड्रोजन रिलीज नहीं करता। व्हाई? रीजन इज कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या काम होता है, चैप्टर नंबर 1 तो कर लिया होगा अब तक। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन देता है। तो ये क्या करता है ना कि जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ है, ऐसा मान लो कि यहाँ पे पहले हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ था, तो ये अपना ऑक्सीजन उसको दे देगा, ये अपना ऑक्सीजन उसे दे देगा और बना देगा वो वाटर। क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हाइड्रोजन को टिकने ही नहीं देता, ये हाइड्रोजन को इमीडिएटली वाटर में कन्वर्ट कर देता है।
इसीलिए अगर मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते। नेक्स्ट रीजन, कैल्शियम डजंट अकर इन फ्री स्टेट इन नेचर। मुझे लगता है कि अगर आप ये वाला रीजन तुक्के में भी दे देते हैं तो आई गेस काम चल जाता है। सबको समझ में आना चाहिए कि कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम ऐसे कुछ मेटल्स अकेले रह ही नहीं सकते। रीजन, हाईली रिएक्टिव, बहुत रिएक्टिव हैं, गजब के एक्सट्रोवर्ट्स हैं। जब तक दुनिया में दोस्ती ना करें ये टिक नहीं सकते, अकेले रहना इन्हें नहीं आता। इन्हें हम हाईली रिएक्टिव मेटल कहेंगे। क्लियर? Next, sodium and potassium metal are kept immersed under kerosene. Why? Same reason. Sodium and potassium metals जो है ना, they are again very reactive metal, very reactive. बट ये थोड़े डेंजरसली रिएक्ट करते हैं। क्या करते हैं ये कि ये अगर बाहर हैं तो ये ऑक्सीजन या एयर से रिएक्ट करेंगे और इनकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। इतनी एक्सोथर्मिक होती है कि इट मे कैच फायर। तो इतनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर ये एब्रप्टली करते रहेंगे तो इन्हें रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इन्हें केरोसिन में डालते हैं। क्लियर? चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की मदद से कैल्शियम क्लोराइड बनाना है। हमने थोड़ी देर पहले मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया था, अब कैल्शियम भी बना देते हैं। आपको बताया है इनके एटॉमिक नंबर। देखो एटॉमिक नंबर का यूज क्या होगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 8 8 2, तो इसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मैं क्या करूंगी, कैल्शियम लिखूंगी और 2 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर दूंगी। क्लियर? इन केस ऑफ क्लोरीन इट इज 17, तो इसका होता है 2 8 7। तो पहले की तरह ही क्लोरीन में हम, सॉरी लेट लेट मी पुट क्रॉस, पहले की तरह क्लोरीन में मैं 7 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर दूंगी। क्लियर? लेट मी चेंज द पेन नाउ। तो ये जो कैल्शियम होगा ये क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इनको दे देंगे, सॉरी, और ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन ऐसे दे देगा। अब क्या बन गया, ये बन गया Ca2+, और वो जो क्लोरीन थे उन पे लग गया माइनस। कितने क्लोरीन थे, 2 क्लोरीन थे। फाइनली योर कंपाउंड इज CaCl2। दैट्स इट, इजी, वेरी इजी। चलिए लास्ट क्वेश्चन। Why do ionic compound not conduct electricity? Ionic compounds electricity conduct क्यों नहीं करते हैं in solid state but conduct electricity in molten and aqueous state? क्योंकि in solid state they don't produce ion, क्योंकि ये ions को produce नहीं कर रहे। If there are no ions, no electricity. But in case of molten or aqueous state, they are producing ions. और इसीलिए वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पा रही है। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप वीडियो समझ में आई होगी। नाउ दिस is a very kind request to all my new subscribers, which I'm very grateful for. Uh, Kindly share this video with your friends so at least I get to reach to them. I think you are one of the sources for me to grow, and I really, really want to grow this family. So please, that's it. Thank you. Bye bye.